Good morning, viewers. Welcome to this law lecture series. Today's topic is Introduction to the Code of Civil Procedure, Part 2 in Hindi. Here is the synopsis of the topic. इस व्याख्यान की रूपरेखा को मैंने 3 भागों में बांट लिया है। प्रथम भाग देखिए, संहिता की योजना। प्रथम भाग है संहिता की योजना। द्वितीय भाग है संहिता की प्रकृति तथा क्षेत्र, और तृतीय भाग है वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015। प्रारंभिक परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न पूछा जा रहा है। 3 भागों में मैंने इसको बांटा है। पहला भाग कौन सा है? संहिता की योजना। दूसरा भाग क्या है? संहिता की प्रकृति तथा क्षेत्र। और तीसरा है वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015। आइए संहिता की योजना का परीक्षण करते हैं। संहिता की योजना, इसमें इसकी प्रस्तावना, संहिता का निकाय और संहिता की प्रथम अनुसूची, इन्हें पढ़ना है। संहिता की प्रस्तावना। यह कहा जाता है कि किसी भी अधिनियम की प्रस्तावना उसका पहचान पत्र होती है। उससे हमें संबंधित अधिनियम के बारे में एक स्थूल परिचय मिलता है, एक ब्रॉड परिचय मिलता है। तो संहिता की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, वो क्या कहती है? कहती है यह संहिता एक अधिनियम है, समेकनकारी अधिनियम है, संशोधनकारी अधिनियम है। अर्थात सीपीसी एक समेकनकारी अधिनियम है और यह एक संशोधनकारी अधिनियम है। प्रक्रियात्मक नियम, सिविल न्यायालय से संबंधित प्रक्रियात्मक नियम जो इधर उधर बिखरे हुए थे, सबको एक जगह संकलित किया गया, समेकित किया गया। दूसरा, सिविल प्रक्रिया से संबंधित कुछ नियम दोषपूर्ण थे, अधूरे थे। तो ठीक है, जो दोषपूर्ण थे, जो अधूरे थे, उन्हें संशोधित करके अद्यतन बना लीजिए। तो सीपीसी की प्रस्तावना से पता चलता है कि संहिता समेकनकारी है तथा साथ साथ संशोधनकारी भी है। और किस विधि का संशोधन करती है और किस विधि का समेकन करती है? प्रक्रियात्मक विधि। लेकिन प्रक्रियात्मक विधि दंड न्यायालय का नहीं, प्रक्रियात्मक विधि कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर की। कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर, सिविल न्यायालय, सिविल क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधि का समेकन, संबंधित विधि का संशोधन, इस लक्ष्य से यह संहिता निर्मित की गई है। दूसरा पाठ है संहिता का निकाय, यानी इसका मुख्य भाग। संहिता का जो निकाय है, जो इसका मुख्य भाग है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्रारंभिक। प्रारंभिक में सेक्शन 1 से लेकर 8 तक रखे गए हैं, 1 से 8 तक प्रारंभिक में। और सेक्शन 9 से लेके अंतिम सेक्शन 158, उनको 11 भागों में बांटा गया है। प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक सेक्शंस 1 to 8, फिर सेक्शन 9 से लेकर और सेक्शन 158 तक, उनको 11 पार्ट्स में, भागों में बांटा गया है। ये जो संहिता का निकाय है, जो उसका मुख्य भाग है, जो सेक्शन 1 से प्रारंभ होकर और सेक्शन 158 तक है, यह सारवान प्रकृति का है। द बॉडी ऑफ द कोड, संहिता का जो निकाय है, यह सारवान प्रकृति का है। यह सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 158 तक है। सेक्शन 1 से लेकर 8 तक को प्रारंभिक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है
और 9 से लेके 158 को 11 भागों में बांटा गया है, भाग 1 से भाग 11। ये सारवान उपबंध हैं, धाराएं हैं, सारवान उपबंध हैं। इन्हें कौन संशोधित कर सकता है? सीपीसी में अभी तक 70 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं, तो इनमें संशोधन कर कौन सकता है? जहां तक बॉडी ऑफ द कोड का प्रश्न है, संहिता के निकाय का प्रश्न है, मुख्य भाग का प्रश्न है, तो इसमें संशोधन कर सकते हैं। यहां देखिए, संघीय संसद, राज्य विधानमंडल, किंतु उच्च न्यायालय नहीं। प्रश्न यह बनता है कि क्या उच्च न्यायालय संहिता के निकाय में संशोधन कर सकते हैं? सेक्शन 1 से लेकर 158 तक जो प्रोविजंस हैं, क्या इसमें उच्च न्यायालय संशोधन कर सकते हैं? स्पष्ट उत्तर है नहीं। इसमें कोई भी संशोधन या तो संघीय संसद करेगी और या संबंधित राज्य का विधानमंडल करेगा। उच्च न्यायालय इनमें संशोधन नहीं कर सकते। अभी तक 70 से भी ज्यादा संशोधन हुए। कुछ नई धाराएं इसमें अंतः स्थापित की गई हैं, कुछ धाराएं इसमें से निकाल दी गई हैं और कुछ धाराओं में परिवर्तन किया गया है। ये सेक्शंस हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। ये वे सेक्शंस हैं जो अंतः स्थापित किए गए हैं, बाद में शामिल किए गए हैं। मूल संहिता में ये नहीं थे। समय समय पर होने वाले संशोधनों के माध्यम से ये धाराएं अंतः स्थापित की गई हैं और समय समय पर होने वाले संशोधनों द्वारा इन धाराओं को विलुप्त कर दिया गया है। और ये जो धाराएं हैं, देखिए 26, 35, 35A, इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। 70 से भी ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं सीपीसी। कुछ नए सेक्शंस शामिल किए गए, ये रहे। कुछ सेक्शंस निकाल दिए गए, ये रहे। और कुछ सेक्शंस में परिवर्तन किया गया, वो ये है। तो ये तो हुआ बॉडी ऑफ द कोड। ये ध्यान रखना, बॉडी ऑफ द कोड में उच्च न्यायालय संशोधन नहीं कर सकते। अब योजना में आपने प्रस्तावना पढ़ लिया, संहिता का मुख्य भाग या निकाय पढ़ लिया। अब आइए संहिता की प्रथम अनुसूची। संहिता की प्रथम अनुसूची यह प्रक्रियात्मक है, यह प्रक्रियात्मक है। इसमें संघीय संसद भी संशोधन कर सकती है, इसमें राज्य विधानमंडल भी संशोधन कर सकते हैं और इसमें उच्च न्यायालय भी संशोधन कर सकते हैं। प्रथम अनुसूची, तो क्या और भी अनुसूचियां हैं? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम है तो नहीं, लेकिन थी कभी। यहां देखिए, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, पंचम अनुसूची, ये रिपील की जा चुकी है, निरसित की जा चुकी है। एक अनुसूची, पहली वाली फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची बची है। आगे की 4 अनुसूचियां निरसित हो चुकी हैं। प्रथम अनुसूची ये कैसा है? प्रक्रियात्मक है। इसमें कौन संशोधन कर सकता है? संसद और राज्य विधानमंडल। क्या उच्च न्यायालय भी? हाँ, उच्च न्यायालय भी कर सकते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में या प्रथम अनुसूची में है क्या? 2 चीजें हैं। आदेश, आदेश व्यवस्थाएं, आदेश 1, आदेश 2, आदेश 3, ऐसे करते हुए अंतिम आदेश है 51। आदेश का मतलब व्यवस्थाएं, ऑर्डर्स। आदेश 1 से लेकर आदेश 51, और इन आदेशों में रूल्स भरे पड़े हैं, अनेक नियम हैं। हर आदेश में कुछ न कुछ रूल्स दिए हुए हैं और इस तरह से अंतिम आदेश 51 है। बहुत सारे रूल्स हैं। इन रूल्स को इन सेक्शंस के साथ मिला के पढ़ा जाता है। आपने ये सेक्शन पढ़ा तो इसके साथ ये रूल्स ले लीजिए, दोनों को मिला के पढ़िए। इसीलिए थोड़ा सा टेक्निकलिटी आ जाती है।
आप सेक्शन लेंगे तो केवल सेक्शन से काम नहीं चलेगा, उससे संबंधित जो रूल्स हैं ऑर्डर्स में दिए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल में, वो भी ले लीजिए और दोनों को साथ लेकर चलिए। ये सब्सटेंटिव प्रोविजंस हैं जो धारा के रूप में है, और ये रूल्स हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल में ऑर्डर्स में दिए हुए हैं। ऑर्डर्स के अतिरिक्त फर्स्ट शेड्यूल में प्रथम अनुसूची में परिशिष्ट भी हैं, 8 परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट A, B, C, D ऐसे करते हुए 8 परिशिष्ट हैं, A से लेके H तक। आप ये जानना चाहेंगे कि इन परिशिष्टों में क्या है, तो मैं शॉर्ट में आपको बताऊं। इन परिशिष्टों में नमूने दिए हुए हैं, प्रारूप दिए हुए हैं। आप जानना चाहते हैं कि वादपत्र का प्रारूप क्या होता है, लिखित कथन का प्रारूप या मॉडल कैसा होता है, निष्पादन प्रार्थना पत्र है तो उसके लिए एक मॉडल या एक नमूना मिल जाए, समन्स का नमूना मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अपेंडिक्स A से H तक विभिन्न प्रोफार्मा प्रारूप शामिल करते हैं। जो भी प्रारूप आपको देखना है ढूंढ लीजिए, देख लीजिए और उससे दिशा निर्देशित हो लीजिए, सहूलियत होती है उससे। तो द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ और पंचम अनुसूचियां निरसित हो चुकी हैं और एक अनुसूची बची हुई है फर्स्ट शेड्यूल, जिसमें 1 से लेके 51 तक आदेश हैं, जिनमें बहुत सारे रूल्स हैं और इन ऑर्डर्स के अतिरिक्त परिशिष्ट भी हैं जिनकी संख्या 8 है, परिशिष्ट A से लेके परिशिष्ट H। तो ये हो गया संहिता की योजना। संहिता की योजना, पहला प्रस्तावना, दूसरा बॉडी निकाय और तीसरा प्रथम अनुसूची। अब यहाँ चलिए, संहिता की प्रकृति तथा क्षेत्र। संहिता की प्रकृति तथा क्षेत्र, सभी जानते हैं कि यह संहिता प्रक्रियात्मक है और कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर, सिविल न्यायालय की प्रक्रिया को विनियमित करती है। लेकिन 2 प्रश्नों पर विशेष रूप से आप ध्यान दें। पहला, क्या यह संहिता भूतलक्षी है? CPC भूतलक्षी है? नहीं, यह 1 जनवरी 1909 से लागू है। फर्स्ट जनवरी 1909 से लागू है। यह बैकडेट से लागू नहीं है, यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय आप संदर्भित कर सकते हैं। निर्णय तो कई हैं, लेकिन एक निर्णय आप ये संदर्भित करिएगा, मोहनलाल जैन वर्सेस सवाई मान सिंह जी 1961 सुप्रीम कोर्ट। मोहनलाल जैन वर्सेस सवाई मान सिंह जी 1961 सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि संहिता भूतलक्षी नहीं है। यह 1 जनवरी 1909 और उसके आगे के विषयों को डील करेगी। दूसरा प्रश्न देखिए, यह है, क्या यह संहिता संपूर्ण है? सिविल प्रक्रिया से संबंधित सारे रूल्स इसमें समाहित हैं? क्या यह अपने आप में संपूर्ण है? आप कहिएगा नहीं। संहिता सामान्यतः संपूर्ण नहीं है। सिविल प्रक्रिया से संबंधित कुछ नियम हमें दूसरे अधिनियमों में भी मिल सकते हैं, यह संपूर्ण नहीं है। लेकिन जिन विषयों पर संहिता में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, उन विषयों पर, कम से कम उन विषयों पर, यह निश्चय ही संपूर्ण है। संहिता वैसे संपूर्ण नहीं कही जा सकती। सिविल प्रक्रिया से संबंधित सारे नियम इसमें संकलित हैं, यह दावा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जिन विषयों पर इसमें नियम दिए गए हैं, व्यवस्थाएं दी गई हैं, उन विषयों पर तो संपूर्ण है ही, वहां कोई संदेह नहीं है। सिविल न्यायालयों को अंतर्निहित शक्ति दी गई है। क्यों दी गई है अंतर्निहित शक्ति? इसीलिए कि संहिता संपूर्ण नहीं है। न्यायालय के समक्ष ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, ऐसी स्थितियां आ सकती हैं
जब संहिता में स्पष्ट उपबंध नहीं है या जो उपबंध है वह संदिग्ध है, तो ऐसे में न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करेगा। न्याय तो उसे करना ही है, तब वो अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करेगा। और अंतर्निहित शक्ति का आधार होता है न्याय, साम्य तथा सद्विवेक। अब ये देखिए तीसरा, एक आपने पढ़ लिया संहिता की योजना, फिर आपने पढ़ लिया संहिता की प्रकृति तथा क्षेत्र। अब ये लास्ट देखिए, वाणिज्यिक अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015। प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए इसे विशेष रूप से देख लीजिएगा। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015, अधिनियम संख्या 4 2016, लेकिन इसको लागू किया गया बैकडेट्स। यह केंद्रीय विधि है, पार्लियामेंट ने पारित किया है, इट्स अ सेंट्रल एक्ट, केंद्रीय अधिनियमन है और यह विशेष विधि है। यह केंद्रीय अधिनियमन है तथा यह एक विशेष विधि है। इसका शॉर्ट नाम है वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015। लेकिन अगर आप जानना चाहें कि इसका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम तो बहुत लंबा है। देखिए, कॉमर्शियल कोर्ट्स वाणिज्यिक न्यायालय, कॉमर्शियल एपलेट कोर्ट्स वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय, कॉमर्शियल डिवीजन वाणिज्यिक संभाग तथा कॉमर्शियल एपलेट डिवीजन वाणिज्यिक अपीलीय संभाग उच्च न्यायालयों का अधिनियम 2015। इतना लंबा नाम है, लेकिन आप छोटे में काम चलाइए। द कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015, यह 23 अक्टूबर 2015 से बैकडेट से लागू है। यह पार्लियामेंट्री एक्ट है, यह स्पेशल लॉ है। ये डील क्या करता है? कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स, नाम से ही पता चल रहा है कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स। कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू, विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद, वाणिज्यिक विवाद। अब वो भी विनिर्दिष्ट मूल्य के, न्यूनतम मूल्य कितना होना चाहिए उन वाणिज्यिक विवादों का? न्यूनतम 1 करोड़ होना चाहिए। न्यूनतम 1 करोड़ मूल्य का वाणिज्यिक विवाद होना चाहिए। पहले यह 3 लाख था, इसे बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया गया। तो अगर कोई वाणिज्यिक विवाद है और उसका मूल्य 1 करोड़ से ऊपर है, न्यूनतम 1 करोड़ है, तो उसे इस अधिनियम से गवर्न किया जाएगा, कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 से। और इस विवाद में सीपीसी अप्लाई करेगी, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ। कुछ सेक्शंस सीपीसी के अमेंड किए गए हैं, कुछ रूल्स अमेंड किए गए हैं, तो वो सेक्शंस और वो रूल्स अपने अमेंडेड फॉर्म में अप्लाई करेंगे जब कॉमर्शियल डिस्प्यूट है स्पेसिफाइड वैल्यू का, और जब इस एक्ट के तहत मामला सुना जा रहा है कॉमर्शियल कोर्ट्स के द्वारा। अगर सामान्य सिविल मामला है तो इससे हमें क्या मतलब है, लेकिन अगर कॉमर्शियल डिस्प्यूट है, वो भी स्पेसिफाइड वैल्यू का, विनिर्दिष्ट मूल्य का, न्यूनतम 1 करोड़, तो उसके मामले में सीपीसी के कुछ सेक्शंस और कुछ रूल्स को अमेंड किया गया है उस मैटर में। कॉमर्शियल डिस्प्यूट, उसको धारा 2C में, इस एक्ट की धारा 2C में परिभाषित किया गया है। और विनिर्दिष्ट मूल्य जो मैंने बताया न्यूनतम 1 करोड़, उसको यहाँ परिभाषित किया गया सेक्शन 2I सपठित धारा 12। कॉमर्शियल कोड सेक्शन 2C। डिस्प्यूट, कॉमर्शियल डिस्प्यूट 2C और स्पेसिफाइड वैल्यू, विनिर्दिष्ट मूल्य, उसे 2I में डिफाइन किया गया और सेक्शन 2I को सेक्शन 12 के साथ पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना।